गुड इवनिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप। यहाँ पर ये एक हमारा सर्कुलर लूप है। ये हमारा एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप के सेंटर ओ से, ये इसकी एक्सिस हो गई लूप की, और सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस दूर हमारा ये कोई पॉइंट है P, जहां पर कि हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमको इसमें करंट कैसी दिख रही है, किस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। तो यदि आपके सामने फिगर है और यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, तो मान के चलिए कि इस ऑब्जर्वर को इस लूप में जो करंट दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस सर्कुलर लूप इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे मैंने एक पोर्शन ड्रॉ किया है। देखिए, ये एक सर्कुलर लूप है। ये सर्कुलर लूप का सेंटर हो गया। अब आप सामने खड़े हैं, आपकी तरफ से यहां पर करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। इस सर्कुलर लूप की रेडियस है r। अब सर्कुलर लूप के सेंटर से x डिस्टेंस दूर, सर्कुलर लूप के सेंटर से x डिस्टेंस दूर ये कोई पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P पर हमको इस सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सामने से देखने पर करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है, करंट एलिमेंट ए बी सी। यानी सामने से जब आप देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ए से सी की तरफ आ रही है। और यहाँ पर मैंने लिया है डी ई एफ। इस तरीके का करंट लूप हो गया इसके जस्ट डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पर। ठीक है, ए बी सी की वजह से अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बी पॉइंट पर। तो देखिए जरा, मैं इसको सेट करता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये अब ये हमारा हो गया पॉइंट ए बी सी की वजह से पी पॉइंट पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है डी एल। ठीक है, क्या लिया है हमने, डी एल। तो डी एल एलिमेंट की वजह से ए बी सी जो डी एल एलिमेंट है इसकी वजह से हमने मान लिया कि पी पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है डी बी वन। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए बी सी एलिमेंट। ये बहुत छोटा एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट इज डी बी वन। तो यहां से हमारा डी बी वन हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन बी पी को ऐसा करते हैं अभी हम। चलिए इसकी रेडियस हम अभी फिलहाल ए ले लेते हैं। चलिए, और इस डिस्टेंस को मैं कह दिया r। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पर सबसे पहले हमको देखना है कि थीटा कितना बन रहा है। सोचिए, थीटा हमारा 90 से बड़ा है। मैं फिर दिखाने की कोशिश करता हूं। थीटा है किस किस के बीच में, थीटा हमारा एंगल होगा आई डी एल और आर को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में। तो अब देखिएगा, ये हो गया ए बी सी, ये डीएल एलिमेंट है। डीएल एलिमेंट और पॉइंट आर
और पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन, डीएल एलिमेंट और पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का जो एंगल है वो हमको देखना है। कितना बनेगा उसको सोचिए। 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है या 90 है? कितना आ रहा है आपके दिमाग में, पहले ये सोचिए, फिर मैं समझाता हूं कि वो कितना आएगा। देखिए, यदि मैंने डीएल एलिमेंट को, बहुत छोटा एलिमेंट है, यदि उस डीएल एलिमेंट का जो छोटा सा पोर्शन है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन होगी? क्लियर? अब स्ट्रेट लाइन के साथ, ये डीएल एलिमेंट है, स्ट्रेट लाइन के साथ ये कितना एंगल बन रहा है? देखिए जरा सामने से, 90 डिग्री। अब ये जो है ABC हो गया और ये एक कोई लाइन है। अब इस लाइन को मैंने ABC से इस तरीके से घुमा रहा हूं। नाउ दिस इज पॉइंट P, दिस इज R। तो क्या ABC और BP पे के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्या अभी भी वो 90 डिग्री बना? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जब आपने 90 कहा है तो ये हर समय ये 90 ही बनेगा, किसी भी जगह आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री। तो थीटा कितना हुआ यहाँ पर? 90 डिग्री। तो जब थीटा हमारा 90 डिग्री है तो dB1 हमारा हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की, कि dB1 की जो डायरेक्शन है वो होगी किधर। अब जरा फिर से देखते हैं कि dB1 की डायरेक्शन किधर होनी है। तो देखिएगा जरा, सबसे पहला ये मेरा हो गया करंट एलिमेंट और पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, देखिएगा ये हो गया। इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट फ्लो हो रहा था ABC, तो क्या राइट हैंड पाम रूल से यदि हम देखें तो क्या हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में है और इन फिंगर्स को रखना है हमको उस पॉइंट की तरफ जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, पाम किधर जा रही है? क्या हमारी पाम की जो डायरेक्शन है वो इस वाली लाइन को ज्वाइन करती हुई लाइन के क्या परपेंडिकुलर है? समझ में आया? करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर्स को रखा उस पॉइंट P की तरफ, तो जिधर हमारी पाम की डायरेक्शन होगी क्या वही डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की होगी? तो पॉइंट P पर हमारी जो पाम है, क्या उसकी डायरेक्शन इस लाइन के, जो BP वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर है? राइट, यही मेरे को दिखाना था। तो यहाँ पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई ABC की वजह से, क्या उसकी डायरेक्शन ये बनी dB1। देखिए जरा, तो dB1 हमारा हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से DEF, ये भी एक करंट एलिमेंट है, इसके जस्ट डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट लिया मैंने। ठीक है, इसकी वजह से P पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट point P due to DEF element is dB2। तो dB2 हमारा हो गया यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब जरा dB2 की डायरेक्शन देखें। dB2 की जो डायरेक्शन है हमारी, अब जो हमारा पॉइंट DEF है वो हो रहा है ABC DEF। क्या करंट इधर जा रही है? जब करंट हमारी इधर जा रही है, करंट जा रही है इधर, अब देखिएगा करंट जा रही है हमारी नीचे से आपकी तरफ से पीछे की तरफ, तो DEF की डायरेक्शन हमको थंब रखना है। और पॉइंट जो P हमारा है, क्या वो इस एक्सिस के, जो सीधा एक्सिस आ रही है हमारी इस तरीके से,
ये देखिए इस तरीके से DEF से यदि मैं करंट की डायरेक्शन देखूं तो DEF की डायरेक्शन हमारी हो गई अब कुछ इस तरीके की। DEF करंट इधर पॉइंट पे ऊपर की तरफ, तो EP के क्या परपेंडिकुलर हमारी DB2 की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो DB2 की डायरेक्शन हो गई EP के परपेंडिकुलर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DB2। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ DB1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ DB2 आर सेम, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ DB1 is equals to magnitude of DB2। अब हम DB1 और DB2 को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। ब्रेक DB1 and DB2 into its कंपोनेंट फॉर्म। अब देखिएगा, हमने इस एंगल को ले लिया अल्फा। ठीक है, अब हम DB1 और DB2 को अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस ब्रेक करेंगे। ये हमारा था पॉइंट P। एंगल्स को ध्यान से देखिएगा, ये एंगल हमारा है अल्फा, ये एंगल हमारा है 90 डिग्री, तो ये एंगल हमारा बचा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, BP और DB1 इसके बीच में एंगल था हमारा 90, ये एंगल है 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल हमारा मिला अल्फा। बिल्कुल इसी तरीके से इसका देखिए, जब ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ। दिस एंगल इज 90, ये अल्फा, तो ये एंगल हुआ 90 माइनस अल्फा। EP और DB2 के बीच में एंगल 90, ये था 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल हमारा अल्फा आ गया। अब DB1 का अल्फा के पास वाला जो कंपोनेंट होगा इट विल बी DB1 cos अल्फा, और अल्फा के दूर वाला कंपोनेंट होगा DB1 sin अल्फा। इसी तरीके से DB2 का अल्फा के पास वाला कंपोनेंट होगा DB2 cos अल्फा, और अल्फा के दूर वाला कंपोनेंट बनेगा DB2 sin अल्फा। ठीक है, अब देखिए बेटा, फिर से ध्यान से देखिएगा, अभी हमने ये ABC और DEF दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स लिए हैं। P पॉइंट पर उनका DB1 cos अल्फा ऊपर और DB2 cos अल्फा नीचे आ रहा है, जबकि दोनों के sin अल्फा एक लाइन में। इसी तरीके से अभी हमने पॉइंट्स लिए थे, अभी हमने पॉइंट्स लिए हैं रिंग पर यहां और यहां, तो दोनों के cos अल्फा का जो टर्म है वो दोनों अपोजिट आ रहे हैं। अब यदि ये दो पॉइंट में यहां और यहां डायमेट्रिकल अपोजिट लेता तो मेरे cos अल्फा इस तरीके से आते। क्या दोनों के cos अल्फा फिर इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट हैं? फिर कैंसिल हो जाएंगे, यानी इस पूरे लूप के जितने भी हम छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे उसके cos अल्फा के टर्म इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और सबका मिला के सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा, दैट इज DB sin अल्फा, और सारे के सारे sin अल्फा एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। क्लियर? अब यदि हमको इस पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या हम सिर्फ एक DB1 sin अल्फा या DB2 sin अल्फा ले लें और उसको इंटीग्रेट कर दें, तो क्या हमको पूरे लूप के लिए हमारी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की मिल जाएगी? क्लियर?
तो जब हमने कंपोनेंट ने ब्रेक किया तो dB1 cos alpha is equals to dB2 cos alpha, equal and opposite, equal and opposite, so they will be cancelled out. They will be cancelled out. Only sin alpha component will be there. Only sin alpha component will remain. अब देखिए, अब यदि हमको मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करना होगा dB1 sin अल्फा को। ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि सारे sin अल्फा एक ही तरफ आ रहे हैं तो हमने एक sin अल्फा लेके इंटीग्रेट कर दे। तो B यहां से हमारा हो गया इंटीग्रेशन dB1 की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब बात आती है साइन अल्फा की। ट्राइंगल बीओपी में देखिए, ट्राइंगल बीओपी में साइन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितना है r, तो साइन अल्फा की वैल्यू हो गई a अपॉन r, a अपॉन r। अब एक चीज और देख लीजिए, BOP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। BOP जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पर हमको मिला आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे दे देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब यदि हम r क्यूब करें तो r क्यूब हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब मैं इधर का इरेजर अप कर रहा हूं। अब देखा जाए, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई भी बाहर आ गया, आर क्यूब ए अपॉन आर क्यूब, ए भी बाहर आ गया, अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन dn, इंटीग्रेशन dn। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए आर क्यूब को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन dl। ABC एक करंट एलिमेंट था और जब आप dl को इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरे सर्कुलर लूप की सरकमफ्रेंस 2 पाई a मिलेगी, क्योंकि रेडियस कितनी ली है आपने a। तो आपको dl को जब आपने इंटीग्रेट किया तो आपको मिला 2 पाई a। क्या हो गया फॉर्मूला, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। और ये हमारा फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ये तो एक सर्कुलर लूप के लिए आ गया। यदि इसी कॉइल पर
एक लूप की जगह यदि मैंने n टर्न्स दे दिए होते तो वन लूप के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू आ रही है, तो n लूप के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई n। तब हमारी फॉर n टर्न्स हो गया, फॉर n टर्न्स b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अच्छा, डायरेक्शन किधर आ रही है, डायरेक्शन आ रही है इस डायरेक्शन में। क्या ये डायरेक्शन हमारी इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। यदि इसमें देखा जाए तो राइट हैंड साइड पे आ रही है। अच्छा, यदि हम इस लूप में ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर दें, यदि हम x की वैल्यू 0 कर दें, x की वैल्यू को 0 कर दें, तो क्या हमारा पॉइंट P पॉइंट O पर आ जाएगा, पॉइंट P पॉइंट O पर आ जाएगा। तब देखिए, इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो b कितना हुआ हमारा, b हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर 2 पाई i a स्क्वायर अपॉन x विल बी 0, a स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, नीचे मिलेगा सिर्फ a क्यूब, a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल, और b की वैल्यू हमारी आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i अपॉन a। क्या यही हमने निकाला था सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सेम फॉर्मूला आ गया। क्लियर है ये चीज। ये जो फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, ये 5 मार्क्स में आता है, कभी कभी 3 मार्क्स में इसका डेरिवेशन और 2 मार्क्स पे इस पर न्यूमेरिकल, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये इस यूनिट से। क्लियर? ओके, थैंक यू।